हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अगली क्लास के अंदर। आज बेटा जो अपन ने 40 क्वेश्चन पिछली बार एजीबी के करवा दिए थे और जो हर्ष सर ने बनाए थे 40 क्वेश्चन वो अब की बार करवाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में 40 क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन फटाफट फटाफट करवाने हैं आपको, फटाफट फटाफट करवा देंगे हम। ठीक है, बिना समय गवाए। ठीक है, तो और जो लाडले नए आए हैं वो सब्सक्राइब कर देना बेटा, 2 सेकंड लगेंगे और फटाफट अपन टाइम खराब नहीं करेंगे बेटा। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़ में अनुत्पादक पशुओं को बाहर निकालना, या जो जिनका उत्पादन नहीं दे रहे उन पशुओं को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं बेटा? सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल जी, पहला एक से पता लग रहा है। छटनी बोलते हैं, कलिंग बोलते हैं। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है आपको पता है कि नई पीढ़ी के लिए अपन अच्छे माता पिता को चुनाव करना। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप कर देंगे, उसका आंसर क्या है? सिलेक्शन। अगर कलंगी को हटाना आ जाए क्वेश्चन तो उसको बोलते हैं बेटा डबिंग। और डॉकिंग पता है आपको, पूंछ काटने को डॉकिंग बोलते हैं। अगला क्या है? माध्य विचरण का वर्गमूल होता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ये बेटा सीधा क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पता होगा आपको, नहीं तो इसको डायरेक्ट आप याद कर लेना। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस या माध्य विचरण का वर्गमूल को क्या बोलते हैं अपन? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आता है तो ठीक है बेटा, और नहीं आता तो कोई बात नहीं। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, अब जो चीजें पता लग गई वो बढ़िया है। लिंग लिंग संलग्न लक्षण का उदाहरण है। लिंग संलग्न लक्षण का मतलब सेक्स लिंक्ड ट्रेट। जो सेक्स लिंक्ड है, सेक्स लक्षण है ना, एक्स और वाई है ना, सेक्स क्रोमोसोम, उनके साथ जुड़े हुए लक्षण कौन से हैं? हिमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, क्रिप्टोर्चिडिज्म। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये तीनों है ना, तीनों के तीनों ही क्या है? ये लिंग संलग्न लक्षण है बेटा। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो अपन फटाफट फटाफट क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बस एक बार फटाफट फटाफट एक आंखों से निकाल लेना, रिवीजन मार लेना। ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बिल्कुल ही टाइम कम रह गया। तो सब ध्यान रखना कि आप जो चीजें आपकी रह रही थी ना, जो चीजें आपको कम आ रही थी या बार बार में भूल रहे थे, अब उनका रिवीजन करना है आपको। ठीक है, गलत पहचानो। देखो मैं ये बता देता हूँ आपको, डोमिनेंट एपिस्टेसिस कार्य होता है बेटा 12:3:1, ये सही है। ठीक है, डोमिनेंट एपिस्टेसिस का बेटा, अगर डोमिनेंट की जगह रिसेसिव एपिस्टेसिस पूछ ले या सप्लीमेंट्री जीन पूछ ले तो इसका होता है 9:3:4 बेटा। ये ऐसी चीजें हैं भूलने वाली, तो बेटा इसको आप कल देख के और जाना एक बार। ठीक है, और इनहिबिटरी जीन एक्शन 13:3 होता है। ठीक है, और लास्ट है चौथा कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो इसका लिख रखा है 7:9 बेटा। 7:9 नहीं होता इनका, इसका कितना होता है? 9:7 होता है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? चौथा बेटा। इंपॉर्टेंट चीज है, आप तो ये सोच लो कि आपका रिवीजन हो रहा है फटाफट, क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, साथ में रिवीजन हो रहा है। तो ये चारों का आपको स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना बेटा, इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं बेटा। अगला, आरएनए के लिए गलत है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए आरआरएनए है। सबसे कम पाए जाने वाला आरएनए एमआरएनए है। एमआरएनए को स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं। तो बिल्कुल बेटा सही समझ गए आप। इसका आंसर क्या चला गया? 45 का। इसका आंसर चला गया चौथा, क्योंकि एमआरएनए को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण नहीं बोलते। स्थानांतरण आरएनए किसको बोलते हैं? टीआरएनए को बोलते हैं। टीआरएनए को क्या बोलते हैं? स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। ठीक है, चलो भाई आगे। और आरआरएनए तो पता ही आपको, राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं आरआरएनए को। क्लोवर लीफ मॉडल कौन से आरएनए से संबंधित है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने प्यारे हर्ष सर ने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पूरे करने हैं बेटा, फटाफट फटाफट। तो बिल्कुल सही करे बेटा, 46 का आंसर चला जाएगा बी, कि जो लीफ क्लोवर लीफ मॉडल है ना वो बेटा टीआरएनए लिख दिया हुआ है, तो सीधा सीधा एग्जाम में से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोई टेंशन नहीं है, आगे चलना है। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान अमीनो अम्लों के वाहक की भांति कौन कार्य करता है? आरआरएनए। अमीनो अम्लों को बेटा, वाहक मतलब अमीनो अम्लों को ले जाता लाता ले जाता कौन है? तो आरआरएनए ले जाता है, टीआरएनए ले जाता है, या एमआरएनए ले जाता है? तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो, बोलो गुरुजी टीआरएनए। वाहन वाहन कौन कर रहा है? मतलब ट्रांसफर कर रहा है, वाहक का मतलब ट्रांसफर ही हो गया ना। और ट्रांसफर आरएनए किसका नाम है? टीआरएनए का फुल फॉर्म ट्रांसफर आरएनए तो है, स्थानांतरण आरएनए तो है। स्थानांतरण किसका करता है? अमीनो अम्ल का। ठीक है, तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए दौरान अमीनो अम्लों के वाहक की भांति कौन कार्य करता है? टीआरएनए। आरआरएनए का क्या कार्य बेटा? जो आरआरएनए है ना उसका कार्य क्या है? उसका काम है बेटा प्रोटीन संश्लेषण के लिए जगह प्रदान करता है, आरआरएनए। ठीक है, और एमआरएनए होता है जिसको अपन मैसेंजर आरएनए बोलते हैं, वो बेटा प्रोटीन संश्लेषण के लिए, मैसेंजर का मतलब क्या होता है बेटा? संदेश प्रदान करने वाला। तो एमआरएनए क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए संदेश प्रदान करता है। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन हो गए, फटाफट चलते हैं अपन आगे।
कोडोन और एंटीकोडोन क्रम से उपस्थित होते हैं। किस पे? तो कोडोन उपस्थित होते हैं और किस पे? एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको हम बता देंगे। बेटा इसका आंसर चला जाएगा ए। जो mRNA है ना उसके ऊपर तो क्या होते हैं बेटा? कोडोन उपस्थित होते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक मैसेंजर आरएनए है। और टीआरएनए के ऊपर क्या होते हैं? एंटीकोडोन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो कोडोन तो होते हैं mRNA उपस्थित, और एंटीकोडोन कहाँ उपस्थित होते हैं? टीआरएनए उपस्थित होते हैं। तो ये जिसको पता था उसको बधाई, और जिसको नहीं पता था बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग गया है। देखो टाइम खराब करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। प्रारंभक कोडोन है, ठीक है, इनमें से कौन सा प्रारंभक कोडोन है? यूएजी, यूजीए, यूएए और एयूजी। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। 49 का आंसर क्या चला जाएगा? डी। जो एयूजी कोडोन है ना ये क्या है? प्रारंभक कोडोन। कोई भी मतलब प्रारंभ कहां से होगा? इस एयूजी कोडोन से प्रारंभ होता है। और स्टॉप कोडोन किसको बोलेंगे? स्टॉप कोडोन नहीं है पूछा इसने। तो बेटा इसका आंसर क्या चला जाएगा? यूएजी, यूजीए और यूए और एयूजी। तो इसका भी क्या चल जाएगा? एयूजी, क्योंकि बेटा एयूजी क्या है? ये देखो नहीं है, स्टॉप कोडोन नहीं है पूछा इसने। तो एयूजी क्या है? एयूजी तो प्रारंभ कोड है। ठीक है, तो स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? तो बेटा ये 3 स्टॉप कोडोन है। यूएजी भी स्टॉप कोडोन है, यूएए भी स्टॉप कोडोन है और यूजीए भी स्टॉप कोडोन है। तो कौन से हो गए 3? स्टार्टिंग तो कौन सा हो गया? प्रारंभिक कोडोन कौन सा हो गया? एयूजी। और स्टॉप कोडोन कौन कौन से हो गए? यूएजी, यूजीए और यूएए। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे अगर भूलो तो। अगला, 2 अमीनो अम्ल के मध्य कौन से बंध का निर्माण होता है? जो 2 अमीनो अम्ल है बेटा, तो अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं बेटा? प्रोटीन का निर्माण करते हैं ना आपस में अमीनो अम्ल जुड़ के। तो आपस में 2 अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध होगा? हाइड्रोजन बंध, फॉस्फोडाइएस्टर बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, पेप्टाइड बंध। सही कह रहे हो बेटा, तो बिल्कुल जी प्रोटीन निर्माण करते हैं तो इसके बीच में बंध भी कौन सा हो जाएगा? पेप्टाइड बंध। क्योंकि पेप्टाइड बंध क्या मिलता है बेटा? अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध मिलता है? पेप्टाइड बंध, है ना। और अगर पूछ लेना नाइट्रोजन क्षारक, उनके बीच में कौन सा मिलता है? हाइड्रोजन बंध। 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में कौन से बंध से जुड़ी होती है? हाइड्रोजन बंध से। फटाफट चलते हैं बेटा आगे। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है? लगातार इनब्रीडिंग के कारण उत्पादन में कमी आती है, क्योंकि समयुग्मकता बढ़ती है। ए और बी दोनों सही और डी दोनों गलत। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा आप, दोनों सही हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है बेटा? क्योंकि अपन लगातार इनब्रीडिंग करवाते रहते हैं ना, तो लगातार इनब्रीडिंग करवाएंगे तो उससे उत्पादन में कमी आ जाएगी। और उत्पादन में कमी क्यों आती है? क्योंकि समयुग्मकता क्या होती है? बढ़ती जाती है। और समयुग्मकता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो उसके उत्पादन में कमी आ जाएगी। ध्यान रखना बेटा, एक क्वेश्चन आपको रिवीजन में फटाफट इसीलिए करवा रहा हूं कि आपका टाइम खराब नहीं हो। इस टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, ये ऐसा मान लो बिल्कुल क्रूशियल टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं होना चाहिए। आपको क्वेश्चन आते हैं तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं आते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाह रहा, फटाफट करवा रहा हूं। तो एक बार सारे क्वेश्चन देख लेना आप एंड तक, ठीक है। जरथार किस विधि द्वारा विकसित की गई है? इनब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग और स्पीसीज हाइब्रिडेशन। तो बेटा जरथार क्या होती है? जर्सी और थार पारकर का मिक्सर बनाया हुआ है। तो जर्सी एक अलग नस्ल है, थार पारकर एक अलग नस्ल है, तो 2 नस्लों के बीच में करवाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऐसे आइडिया लगा लिया करो, ठीक है। तो 53 का क्या चला जाएगा? बी। क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा क्या करवाया गया है? ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है बेटा? एक ही प्रजाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य प्रजनन करवाना, ठीक है। तो जरथार क्या है बेटा? ये देखो नीचे लिखा हुआ जर्सी और थार पारकर, इन 2 का मिक्स है, तो मतलब 2 अलग अलग नस्लों का मिक्स है ना ये जरथार। तो बेटा जरथार क्या हो गया? क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा बनाई गई है। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है बेटा? एक ही नस्ल की 2 असंबंधित जानवरों को प्रजनन करवाना, एक ही प्रजाति की 2 अलग अलग नस्लों के आपस में मध्य क्रॉस कराना। देखो आपको 3-4 चीजों में कंफ्यूजन रहेगा, आपको एक साथ मैं क्लियर कर देता हूं। पहला आता है अपना इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग क्या होता है बेटा? जो संबंधित जानवर हैं उनमें प्रजनन कराना। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना कि संबंधित जानवरों में प्रजनन करना क्या कहलाता है, तो बेटा उसको बोलते हैं इनब्रीडिंग। दूसरी चीज क्या आती है? क्रॉस ब्रीडिंग। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाना कि एक ही प्रजाति की 2 अलग अलग नस्लों के मध्य प्रजनन करवाना, प्रजाति एक ही है लेकिन नस्ल अलग अलग है, जैसे जर्सी और थार पारकर क्या है? ये अलग अलग नस्ल हो गई, तो ये जारथार क्या है बेटा? क्रॉस ब्रीडिंग हो गई। तीसरा क्या आता है? आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग क्या होता है बेटा? एक ही नस्ल की 2 असंबंधित जानवरों के मध्य प्रजनन करवाना। नस्ल तो सेम ही है लेकिन जानवरों का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो एक ही नस्ल के 2 असंबंधित जानवरों में प्रजनन करवाना जिनके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई पूर्वज समान नहीं रहा हो, ठीक है। फिर लास्ट होता है स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन। स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा? 2 अलग अलग प्रजातियों के मध्य संकरण कराना, जैसे हिन्नी हो गया, ठीक है, म्यूल हो गया। तो ये क्या है? स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन के उदाहरण है। अगला बेटा
गलत मिलान कौन सा है? जार थार। तो बेटा मैं बता देता हूं आपको, गलत मिलान ये चौथा है। ठीक है, देखो जार थार क्या होता है? जर्सी और थार प्रकार का संबंध होता है। इन दोनों में आपस में, जर्सी में थार प्रकार में क्रॉस करवाते तो क्या बनता है? जार थार। मेरिनो रेम और बीकानेरी ईव, इसमें कराते तो हिसार डेल बनाई थी, मेरिनो रेम में और बीकानेरी ईव में। इसमें ध्यान रखना बेटा, ऐसे आ जाएगा मेरिनो ईव, बीकानेरी रेम, उल्टा मत कर देना। रेम तो क्या है? मेरिनो है, और ईव कैसी है? बीकानेरी। ठीक है, तो उससे क्या बनाई थी अपन ने? हिसार डेल। फ्रिशवाल किससे बनाई थी? एचएफ और साहीवाल से। ठीक है, फ्रिशवाल तो साहीवाल और एचएफ, यानी कि होलिस्टन फ्रिशियन। एविवस्त्रा, ठीक है, तो रेम्बुलेट नर और चोकला मादा। तो इसमें नर तो किसका है? रेम्बुलेट का, और मादा किसकी है? चोकला की। तो बेटा ये चारों इंपॉर्टेंट, जिसको आप ध्यान रखना। अगला क्या है? कौन सी प्रक्रिया सही है बेटा, कौन सा इसमें गलत है? क्रॉस ब्रीडिंग मैं ही बता देता हूं आपको, फटाफट रिवीजन सही करवा देता हूं आपका एक फटाफट, है ना। तो 55 के अंदर क्या आंसर चला जाएगा? इसका आंसर जाएगा डी। इसमें केवल बी गलत है। ठीक है, बी गलत है सिर्फ। क्यों? पहला तो क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग अभी अभी बताया, अलग अलग नस्लों के, एक ही प्रजाति के अलग अलग नस्लों के मध्य क्रॉस। आउट क्रॉसिंग क्या होता है बेटा? आउट क्रॉसिंग अभी तो बताया था, ये क्या होता है? इन ब्रीडिंग का कम घनिष्ठ रूप नहीं होता, इन ब्रीडिंग का जो अधिक घनिष्ठ रूप होता है वो होता है ये आउट क्रॉसिंग। ठीक है, तो ये बी गलत हो गया, और बाकियों के भी डेफिनेशन आपको भी थोड़ी देर पहले तो बताई है, तो इसको क्या ही रिपीट करने का मतलब है, इतना टाइम है ही नहीं अपने पास। अगला 56, तो इसका आंसर क्या चल जाएगा बेटा? इसका चल जाएगा, बताओ फटाफट। म्यूल। सही कौन सा इसमें? म्यूल मेर और जैक का क्रॉस से बनाया गया है। ठीक है, हिन्नी स्टैलियन और जेनेट के क्रॉस से बनाया गया है। बेटा मेर तो पता ना आपको, घोड़ी को बोलते हैं, स्टैलियन बोलते हैं घोड़े को। ठीक है, जैक तो बोलते हैं क्या? गधे को, और जेनेट बोलते हैं गधी को। तो देख लो म्यूल किससे बनाया गया है? घोड़ी से और गधे से आपस में क्रॉस करवा के। हिन्नी किससे बनाया गया है? घोड़े से और गधी से, जेनेट बोलते हैं गधी को। और जेब्रोइड किससे बनाया गया है? जेब्रा और हॉर्स से। तो ये बेटा ये सारे के सारे क्या है? चारों तीनों के तीनों सही है। तो इन तीनों को तीनों आप ध्यान रखना बेटा, एग्जाम में पूछे ना कि म्यूल किस किससे बना है, हिन्नी किससे बनी है, और जेब्रोइड किससे बना है। तो जेब्रोइड जेब्रा प्लस हॉर्स, हिन्नी स्टैलियन प्लस जेनेट, और म्यूल मेयर का क्रॉस किससे? जैक से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल का प्योर डिस्क्रिप्टिव मेल के साथ 7 से 8 जनरेशन तक करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप एक नस्ल सुधार की विधि है। टॉप क्रॉसिंग ग्रेडिंग अप से समान है, और आउट क्रॉसिंग आउट ब्रीडिंग का सबसे सरल रूप है। तो फटाफट बताओ इसका क्या आंसर चला जाएगा? तो बेटा ये सी गलत है। देखो नॉन डिस्क्रिप्टिव फीमेल मतलब कि जो अशुद्ध मादा है उसका शुद्ध नर के साथ क्रॉस करवाएं 7 से 8 जनरेशन तक, तो बेटा उसको ग्रेडिंग अप बोलते हैं। सही बात है। इसको नस्ल सुधार की विधि है, बिल्कुल ये भी सही बात है। ठीक है, ये टॉप क्रॉसिंग ग्रेडिंग अप के समान है बेटा, नहीं, टॉप क्रॉसिंग ग्रेडिंग अप के समान नहीं है, इसलिए गलत हो गया ये। और आउट क्रॉसिंग क्या है? आउट ब्रीडिंग है, उसका सबसे सरल रूप है। चलो भाई आगे। चयन का सबसे अच्छा आधार कौन सा है बेटा? सिलेक्शन इंडेक्स, प्रोजेनी टेस्टिंग, इंडिविजुअल सिलेक्शन और पेडिग्री सिलेक्शन। 58 सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका बिल्कुल सही करो बेटा। क्या है इसमें? प्रोजेनी टेस्टिंग क्या है? सिलेक्शन का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, सिलेक्शन इंडेक्स, इंडिविजुअल इंडेक्स, ये अभी आपको बताऊंगा मैं आगे वाले क्वेश्चन के अंदर। चयन की सबसे अच्छा आधार पूछे तो सबसे अच्छा आधार तो कौन सा है? प्रोजेनी टेस्टिंग। और सबसे अच्छी विधि पूछे तो बताओ कौन सी है सबसे अच्छी विधि? सबसे अच्छी विधि कौन सी है? टेंडम सिलेक्शन, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड, सिलेक्शन इंडेक्स, प्रोजेनी सिलेक्शन। तो बेटा अगर आधार पूछता तो क्या जाता है इसमें? प्रोजेनी सिलेक्शन। लेकिन इसने विधि पूछी है ना, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छा आधार नहीं पूछा, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी, सिलेक्शन इंडेक्स होता है बेटा। सिलेक्शन इंडेक्स क्या है? चयन की सबसे अच्छी विधि है। ठीक है, अब फटाफट फटाफट आपका रिवीजन करवा देता हूं बेटा। देखो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि सबसे सरल, सबसे तेज और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि कौन सी है, तो व्यक्तिगत चयन है ना बेटा। व्यक्तिगत चयन मतलब एक इंडिविजुअल का चयन करना, तो इंडिविजुअल चयन बेटा सबसे सरल, सबसे तेज और सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली विधि है। अब बेटा ये जो टेंडन विधि है, टेंडन विधि क्या होती है बेटा?
एक समय में एक ही लक्षण का चयन करें। ठीक है, तो बेटा ये तो सफिशियंट नहीं है। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि चयन की सबसे खराब विधि कौन सी है, तो सबसे अच्छी विधि तो क्या हो गई, सिलेक्शन इंडेक्स। लेकिन सबसे खराब विधि कौन सी है, तो बेटा टेंडन विधि है ना, क्योंकि इसके अंदर अपन एक ही लक्षण लेते हैं। तो सबसे खराब विधि कौन सी है, टेंडन सिलेक्शन विधि। और इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड क्या होता है बेटा, एक बार में दो या दो से अधिक लक्षणों को चयन करना, क्या कहलाता है, इंडिपेंडेंट कलिंग मेथड। और सिलेक्शन इंडेक्स क्या होता है बेटा, सभी लक्षणों को मिलाकर एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है, और उस स्कोर कार्ड के तैयार पे अपन क्या करते हैं, जानवर का चयन करते हैं। जो सबसे अच्छा जानवर है ना उसका चयन करते हैं अपन, मतलब उसके पूरे लक्षणों को देखते हैं फिर उसका चयन करते हैं, उसको भी अपन सिलेक्शन इंडेक्स बोलते हैं। तो सबसे अच्छी विधि हो गई सिलेक्शन इंडेक्स, और सबसे खराब हो गई टैंडम सिलेक्शन। अगला शायर है, ये बेटा बहुत इजी क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेटा 50% है, जो हर्ड का 50% होता है शायर, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है। तो इसलिए बता दिया मैंने आपको, क्योंकि टाइम अब बिल्कुल है नहीं तो खराब करेंगे नहीं कहां से। लक्षण जिनकी हेरिटेबिलिटी कम होती है उनकी हेटेरोसिस या हाइब्रिड विगर अधिक होती है, कम होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और डी, तो बेटा आपको मैं ही बता देता हूं, जो 61 है उसका आंसर हो जाएगा अधिक होती है। देखो बेटा हेरिटेबिलिटी है ना, हेरिटेबिलिटी वो क्या होती है, इसके विपरीत होती है हेटेरोसिस के। कैसे कि मतलब अगर हेरिटेबिलिटी कम होगी तो हेटेरोसिस क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर हेरिटेबिलिटी बढ़ेगी तो हेटेरोसिस क्या होगा, कम होगा। तो हेरिटेबिलिटी कम हो रही है ना, तो हेटेरोसिस क्या हो गया, अधिक हो जाएगा। अगला एलेंटू जार किस प्रकार का संरक्षण है, इंसिटू एक्सिटू दोनों, कोई नहीं। एलेंटू जार के अंदर क्या रखते हैं बेटा अपन, सीमन रखते हैं ना, तो सीमन अपन एलेंटू जार के अंदर रख रहे हैं, तो किस प्रकार का प्रिजर्वेशन कर रहे हैं अपन, सही कह रहे हो बेटा, अपन कर रहे हैं इसके अंदर एक्सिटू। इंसिटू क्या होता है, अरे पूरे के पूरे जानवर का संरक्षण करें, जैसे जू हो गया, ठीक है, चिड़ियाघर वगैरह हो गए, तो ये तो क्या कर रहे हैं अपन, इनके अंदर पूरे के पूरे जानवर का अपन संरक्षण कर रहे हैं। लेकिन अपन यहां तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ सीमन का कर रहे हैं, जानवर का नहीं कर रहे ना, तो इसलिए एक्सिट हो गया। इंसिटू में तो पूरे के पूरे जानवर का अपन संरक्षण करते हैं। ठीक है, जैसे अभ्यारण्य हो गए ना सारे ये, तो ये इंसिटू हैं सारे। अब अगला क्वेश्चन, जब संतान गुणों में माता पिता दोनों से बेहतर हो तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब संतान गुणों में माता पिता से बेहतर हो तो उसको बोलते हैं बेटा, सही कह रहे हो बेटा, उसको बोलते हैं हाइब्रिड विगर, यानी कि संकर ओज बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, संकर ओज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संतान माता पिता दोनों से बेहतर हो तो उसको बोलते हैं अपन हाइब्रिड विगर। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो बेटा जेनेटिक शब्द दिया था बैटसन ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछते हैं इसकी में। ठीक है, ये तो छोड़ो, ये ले लो अपने, इंपॉर्टेंट करवा देते हैं एक बार फटाफट आपको। गुणसूत्रों की संख्या के लिए गलत कौन सा है, घोड़े में 64, मुर्गी में 74, भेड़ में 54, पालतू भैंस में 50। तो बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, इसका आंसर चला जाएगा बी गलत है बेटा। घोड़े के अंदर 64 ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, भेड़ के अंदर 54 होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है। पालतू भैंस में 50 होते हैं, लेकिन मुर्गी में 74 नहीं होते। लाडलो कितने होते हैं, 78 होते हैं। तो अगर एग्जाम में कुछ ना जाए कि मुर्गी में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो आप क्या कह दोगे, 78 गुणसूत्र होते हैं मुर्गी के अंदर। ठीक है, अब अगला, पुरुषों में गंजापन या डोरसेट भेड़ का सींग युक्त या सींग रहित होना, ये किसका उदाहरण है बेटा, लिंग सीमित लक्षण का उदाहरण है, लिंग प्रभावित लक्षण का उदाहरण है, लिंग संलग्न लक्षण का उदाहरण है, या सभी। पुरुषों का गंजापन मतलब मैन बाल्डनेस, और डोरसेट भेड़ के अंदर सींग होंगे या नहीं होंगे, ये किसका लक्षण है, तो बेटा सही कह रहे हो, इसका आंसर चला जाएगा बी, लिंग प्रभावित लक्षण, यानी कि सेक्स इन्फ्लुएंस्ड ट्रेट है ना, उसका उदाहरण है। अब वैसे देखो एक आगे आ जाओ, ये देख लो, मुर्गी में ब्रूडीनेस किसका उदाहरण है बेटा, मुर्गी में ब्रूडीनेस, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारे एक ही उसके उदाहरण है। तो बेटा किसके हैं ये, बिल्कुल सही कह रहे हो, इसका चला जाएगा सेक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि लिंग संलग्न लक्षण। ठीक है, तो मुर्गी में ब्रूडीनेस हो, चाहे हीमोफीलिया हो, या फिर कलर ब्लाइंडनेस हो, ये किसके लक्षण है सारे, ये लिंग संलग्न लक्षण है, यानी कि सेक्स लिंक्ड
ट्रेट है। अगला बेटा, संलग्नता, क्रॉसिंग ओवर सिद्धांत एवं शब्द किसने दिया? संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर सिद्धांत और शब्द दोनों किसने दिए बेटा? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखने वाला, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो बेटा ये मॉर्गन ने दिए थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना बस, ये संलग्नता और क्रॉसिंग ओवर का सिद्धांत। और जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप शब्द किसने दिया था बेटा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। जॉनसन भाई साहब ने क्या दिया था? जीन दिया था, जीनोटाइप दिया था और फिनोटाइप, ये तीनों शब्द दिया था, ठीक है। अब देखो इतना टाइम नहीं है, फटाफट फटाफट अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेंगे। ये देखो, गलत कथन पहचानो, तो गलत मैं आपको पहले ही बता देता हूं। इसके अंदर, इसमें जो अपना है ये दूसरा, ये गलत है। बाकी क्योंकि देखो इसमें क्या टाइम लगेगा आपको पढ़ने में, रिवीजन करवा देता हूं आपको फटाफट में। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन, तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का F2 में फिनोटाइप क्या होता है? 9:7, ठीक है बेटा। ये देखो सारे ध्यान रखने हैं, ये भूलने वाली चीज है, एग्जाम में आ जाती है सीधी की सीधी है, ठीक है। तो आप इसका फटाफट एक बार रिवीजन कर लो कि कॉम्प्लीमेंट्री जीन के अंदर क्या होता है बेटा? 9:7 होता है रेशियो, ठीक है। जो अपना डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, ठीक है, तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस के अंदर 9:3:4 नहीं होता बेटा। कितना होता है? 12:3:1। इसीलिए क्या है? ये गलत है, बी गलत है। बी गलत क्यों है? क्योंकि डोमिनेंट एपिस्टेसिस होता है, उसका F2 में फिनोटाइप कितना होता है? याद करो ढंग से, 12:3:1 होता है। तो ये गलत है। तो बोलो गुरुजी फिर ये किसका होता है? 9:3:4 किसका है? तो बेटा जो अगर डोमिनेंट एपिस्टेसिस की जगह एग्जाम में पूछ लेना कि रिसेसिव एपिस्टेसिस या सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस, तो बेटा रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस का कितना होता है? 9:3:4, ठीक है। ये 9:3:4 किसका है? रिसेसिव और सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस। डोमिनेंट एपिस्टेसिस का कितना होता है? 12:3:1। मेंडल में द्विसंकरण, उसका कितना होता है बेटा? 9:3:3:1, ठीक है। और मेंडल में एकल संकरण का कितना होता है? 3:1। और बेटा डुप्लीकेट जीन एक्शन, इसका कितना होता है? 15:1, ठीक है। तो बेटा ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो ये गलत है ना इसको सही कर लेना आप, ये बता दिया मैंने सही कैसे करना है, क्या 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 आएगा इसकी जगह। अगला, मेंडल के पुनर्खोज किसने व कब की? जो मेंडलवाद से मेंडल के नियम थे ना, उनकी पुनर्खोज किसने और कब की? तो बेटा आपको मैं फटाफट बता देता हूं, डी आंसर। हॉलैंड के ह्यूगो डिवरीज ने, जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने और ऑस्ट्रिया के सेरमार्क ने। बेटा इन तीनों के नाम तो आपको कम से कम ध्यान रखनी है, चाहे संतों मत ध्यान रखो, है ना। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि मेंडलवाद की खोज किसने की? तो बेटा ह्यूगो डिवरीज ने, कार्ल कोरेंस ने या सेरमार्क ने। तो आप ऐसे भी रख सकते हो, हॉलैंड का ह्यूगो डिवरीज, जर्मनी का कार्ल कोरेंस और ऑस्ट्रिया का सेरमार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला क्या है बेटा? क्रॉसिंग ओवर के लिए संभव नहीं है, ठीक है। 40, 45%, 0% और 60%। तो बेटा क्रॉसिंग ओवर के लिए 50% से ऊपर तो क्रॉसिंग ओवर जाता ही नहीं, तो ये क्या है? ये 60% क्या है? क्रॉसिंग ओवर के लिए संभव नहीं है। ये तीनों तो संभव हैं क्योंकि 50 से नीचे हैं, ठीक है। अगला, लक्षणों की अगली पीढ़ी में साथ साथ गमन करना, ठीक है। दो लक्षण है वो साथ साथ गमन कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर, स्वतंत्र अपव्यूहन, संलग्नता और चौथा डी सभी। तो बिल्कुल सही करे बेटा, संलग्नता, जिसको क्या बोलते हैं अपने? लिंकेज। इसमें क्या होता है कि दो लक्षण है ना वो साथ साथ अगली पीढ़ी में जाएंगे, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में तो वैसे लक्षण चेंज हो जाते हैं बेटा, तो इसमें क्या रहेगा? संलग्नता आंसर हो जाएगा कि साथ साथ लक्षण जाएगा, उसको क्या बोलेंगे अपने? संलग्नता बोल देंगे। अगला, मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम पृथक्करण का नियम है। देखो इसमें कौन कौन सा सही है ये बताना है। ये क्वेश्चन देखो नीचे लिखा हुआ है, कौन सा कथन सही है। तो बेटा पहले ही बता देता हूं मैं आपको, इसके जो कथन है वो सारे के सारे क्या हैं? सही हैं। मतलब मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम पृथक्करण का नियम है। बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएंगे मेंडल का सार्वभौमिक सत्य नियम कौन सा है, तो बेटा पृथक्करण का नियम है। वो पृथक्करण का नियम क्या है? सार्वभौमिक सत्य है। और मेंडल ने 3 नियम दिए, ये सबका आपको पता ही है। दूसरा क्या है बेटा? तीसरा क्या है? संलग्नता मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है, इसलिए सार्वभौमिक सत्य है। कौन सा है? पृथक्करण का, क्योंकि जो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है उसका तो अपवाद है, क्या है? संलग्नता। तो बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद क्या है, तो बेटा संलग्नता इसका अपवाद है।
अगला क्या है, मेंडल का प्रथम नियम प्रभाविता का नियम है, तो बिल्कुल सही बात है। प्रथम नियम तो क्या है, मेंडल का प्रभाविता का नियम है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है एग्जाम में बेटा, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में यही पूछ लेते हैं, इसलिए मैं आपको फटाफट फटाफट रिवीजन करवा रहा हूं, इसमें टाइम खराब नहीं कर रहा आपका। सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, ट्रांसवर्जन का, प्लियोट्रोपिक जीन का, कोडोमिनेंस का और ओल। ठीक है, तो फिर चित्र क्या आ जाएगा बेटा, सिकल सेल एनीमिया सभी का उदाहरण है बेटा। कैसे बेटा, ट्रांसवर्जन क्या होता है, प्यूरिन सारक की जगह पिरिमिडिन बदल जाए। ठीक है, जहां प्यूरिन सारक था ना वहां पिरिमिडिन आ जाए ना, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसवर्जन। तो बेटा ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि प्यूरिन सारक का पिरामिडिन से बदल जाना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है। अगला क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया किसका उदाहरण है, ट्रांसवर्जन का उदाहरण भी है। अगला क्या है, प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, यदि एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना अगर कि यदि एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको प्लियोट्रोपिक जीन बोलते हैं, कि एक जीन दो या दो से अधिक लक्षणों का नियंत्रित करता है। अगला क्या है, तीसरा कोडोमिनेंस। तो बेटा जब दो जीन अपना जो प्रभाव है एक साथ प्रदर्शित करते हैं, या अपना लक्षण एक साथ प्रदर्शित करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो दो जीन अपना प्रभाव एक साथ प्रकट करते हैं उसको कोडोमिनेंस। तो बेटा तीनों का उदाहरण हो गया सिकल सेल एनीमिया, तो इसका आंसर चला जाएगा डी। अगला क्या है, फीदर कलर ऑफ एंडुलेशन फाउल किसका उदाहरण है, सैव प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, मल्टीपल एलील और एपिस्टेसिस। तो बेटा आपको मैं बता देता हूं, ये छिंतर का क्या है अपना, इसका आंसर आ जाएगा बी, अपूर्ण प्रभाविता। बेटा फीदर कलर ऑफ एंडुलेशन फाउल है ना, वो अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है। अब देखो इसमें ज्यादा टाइम आपका खराब नहीं करेंगे, फटाफट फटाफट जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको फटाफट फटाफट बता दूंगा मैं। डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम किसका उदाहरण है बेटा, देखो ये घुमा के क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, किसका उदाहरण बेटा, ये उदाहरण है अपना ट्राइसोमी का। कैसे बेटा, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। डाउन सिंड्रोम क्या है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। तो ट्राइसोमी तो है ना बेटा, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है। तो बेटा क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है। पटाउ सिंड्रोम क्या होता है, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाए ना, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी, तो उसको क्या बोलते हैं, पटाउ सिंड्रोम। तो इसमें भी ट्राइसोमी हो रही है। ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम क्या होता है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाए, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है, तो तीनों में क्या हो रहा है, ट्राइसोमी हो रही है ना, तो किसका हो गया, इसका आंसर चल गया ट्राइसोमी। तो बेटा ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि डाउन सिंड्रोम क्या है, तो 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है, उसको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। पटाउ सिंड्रोम क्या है, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाए तो उसको पटाउ सिंड्रोम बोलते हैं। और एडवर्ड क्या है, 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाए उसको एडवर्ड बोलते हैं। डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है बेटा, बहुत ईजी लग रहा है लेकिन क्या है कई लोग इसको भी गलत कर रहते हैं, बिल्कुल सही कर रहे हो। इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी आंसर चला जाएगा। एस फेज के अंदर क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। और बेटा जीवन फेज है, जीवन फेज में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का होता है। आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, जीवन फेज के अंदर आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जी2 फेज के अंदर क्या होता है बेटा, जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का संश्लेषण कहां होता है, जी2 फेज के अंदर होता है। ठीक है, तो विभाजन के लिए गलत कथन कौन सा है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, मियोसिस जनन कोशिकाओं में होता है, समसूत्री विभाजन जटिल होता है, प्रोफेज फर्स्ट की 5 उपअवस्थाएं हैं। तो बड़ा मैं ही बता देता हूं इसका आंसर बेटा, इसका आंसर क्या चला जाएगा, सी। समसूत्री विभाजन तुलनात्मक रूप से जटिल नहीं होता बेटा, तुलनात्मक रूप से जटिल तो कौन होता है, अर्धसूत्री विभाजन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट भी होता है, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है, तो जटिल तो ज्यादा अर्धसूत्री विभाजन है ना, इसीलिए क्या है, अर्धसूत्री विभाजन ज्यादा जटिल होता है। समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है, सही बात है बेटा, जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और मियोसिस कहां होता है, जनन कोशिकाओं में अंडसूत्री विभाजन। और प्रोफेज फर्स्ट की कितनी उपअवस्थाएं हैं, 5 उपअवस्थाएं। कल क्वेश्चन आपको करवाया था, तो बेटा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लाने की कोशिश कर दिया। हर सर ने पूरी मेहनत करके आपके लिए जीविका का पेपर बनाया, तो उनके लिए कम से कम आपको 2 सेकंड तो निकालनी चाहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, लाइक कर देना चाहिए, अपने जो भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाना है, उन तक को पहुंचाना जाना चाहिए। और जाते सब्सक्राइब तो पक्का करके जाना ही जाना है, हर सर के लिए करना है। तो मिलान कीजिए। तो बेटा आपको बता देता हूं ये मिलान क्या है, सारे ही आपस में सही हैं। ठीक है, कैसे, मेटासेंट्रिक कैसा होता है बेटा, वी शेप का होता है, पहला ऑप्शन, ऐसे ही मिलान हो जाएगा सीधा का सीधा ही। एक्रोसेंट्रिक कैसा होता है बेटा, जे शेप का होता है एक्रोसेंट्रिक, सीधा का सीधा ऐसे हो जाएगा। सब मेटासेंट्रिक कैसा होता है बेटा, तो सब मेटासेंट्रिक एल शेप होता है, ये भी सीधा ऐसे कैसे मिलान हो जाएगा।
टीलोसेंट्रिक कैसा होता है, आई शेप। तो मेटासेंट्रिक होता है वी शेप, एक्रोसेंट्रिक होता है जे शेप, सब मेटासेंट्रिक होता है एल शेप, और टीलोसेंट्रिक होता है आई शेप। तो बेटा ये एक दूसरे के सीधे ही मिलान हो गए। तो आपका यहाँ तक पूरी क्लास ये कंप्लीट हो गई है। जीबी क्वेश्चन पढ़ने सारे करवा दिए, बाकी सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चन जल्दी करवा देंगे। तो बेटा जाते जाते क्या करो, एक सब्सक्राइब 2 सेकंड निकाल के जरूर कर देना। और एग्जाम के लिए बेटा ऑल द बेस्ट। अब सिर्फ वही चीजें पढ़नी है जो आपको बार बार में याद नहीं हो रही, आप बार बार में भूल रहे हो, मतलब जो चीजें आपने बिल्कुल ही नहीं याद हो रही उनको तो छोड़ ही दो आप। अब सिर्फ वो चीज जो आपको ढंग से याद है और जिनको आप बार बार भूल रहे हो, ठीक है, जैसे कोई डाटा हो गया, कोई सन हो गई, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो आपने लिख रखा हो कि मैं ये चीज बार बार में भूल रहा हूं तो मैं इसका रिवीजन करके जाऊंगा, तो उस चीज का अभी आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाना है। एक दिन बचा है बेटा, वही टाइम बचा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बेटा, पेपर ढंग से करके आना। और पेपर के लिए भी आपको हम बताएंगे कि पेपर कैसे क्या करना है, आपको थोड़ा आपके अच्छा स्कोर हो जाए, कोई क्वेश्चन गलत होने के चांसेस कम हो जाए, ठीक है। तो धन्यवाद।